नमस्कार जोहार दोस्तों। यूथ आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज आपको मैं संविधान निर्माण के पार्ट 2 के साथ आया हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखेंगे और मेरा यकीन है, भरोसा है कि अगर पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, संवैधानिक इतिहास 1773 से लेकर के और 1950 के बीच की जो एक लंबी जर्नी रही है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में इस छोड़ा था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगर आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर आप देख लीजिएगा इसका पहला पार्ट, तभी आपको दूसरा पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित होता है ब्रिटिश लंदन में, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसके पीछे कारण क्या थे? कारण यह था कि 1857 में सिपाही विद्रोह हो जाता है और ब्रिटिश सरकार की जो भी नीतियां थी भारत में, उन नीतियों के विरोध में भारत में आवाज उठने लगी थी और असंतोष इतना बढ़ गया कि 1857 का विद्रोह हो गया। और एक बड़े पैमाने पर जब विद्रोह होगा तो ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आएगा कि अगर हम भारत में लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं तो भारत की शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। और इसी के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार ने एक संशोधन किया जिसका नाम था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो कारण जैसा कि आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक निदेशक मंडल था, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा 1858 के अधिनियम में। और समाप्त करने का परिणाम क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, उसके शासन को समाप्त करके और ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश की जो महारानी है उनके हाथों में सत्ता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ब्रिटिश की रानी क्या करेंगी? भारत की सत्ता को संभालने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन करेंगी, काउंसिल, है ना। और उस 15 सदस्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष को एक नया पद दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा भारत राज्य सचिव, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए जो है एक सेक्रेटरी पद का सृजन किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और यही जो पद है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो पद है यानी भारत राज्य जो सचिव है, ये ब्रिटेन में ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो कि भारत में जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम में परिवर्तन करके अब उनको भारत का वायसराय कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहां पे जो पहले से लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे वो अंतिम हो जाएंगे और प्रथम वायसराय भी बन जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, और ये भारत में रहेंगे। लेकिन ये जो भारत राज्य सचिव है ये ब्रिटेन में रहेंगे और वहीं से भारत की सत्ता शासन व्यवस्था को संभालेंगे। और ये वायसराय जो है रिपोर्ट करेंगे किनको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और यह ब्रिटिश सरकार को समर्थन देंगे यानी सपोर्ट करेंगे एक तरह से, ठीक है। अब चलिए, 1857 की जो क्रांति जब हुई तो सरकार ने ऐसा महसूस किया, ब्रिटिश सरकार ने, कि भारत में शासन अगर लंबे समय तक चलाना है तो भारतीयों का सहयोग लेना भी जरूरी है। और इसी के संदर्भ में, इसी के मद्देनजर देखिएगा कि ब्रिटिश की सरकार ने 3 अधिनियम लाए बीच में। एक था 1861 में भारत परिषद अधिनियम, दूसरा 1892 में भारत परिषद अधिनियम, और तीसरा 1909 में भारत परिषद अधिनियम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको संविधान निर्माण पढ़ा रहा हूं और संविधान निर्माण चूंकि एक दिन में नहीं हुआ था बल्कि एक लंबी प्रक्रिया रही थी और एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। और इसी कड़ी में मैं बता रहा हूं कि कैसे अंग्रेज भारत में शासन सत्ता स्थापित करने के लिए समय समय पर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून लाते थे, अधिनियम लाते थे, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए 1861 का भारत परिषद जब अधिनियम आया तो उसमें जो मूलतः जो प्रावधान किए गए कि कानून के निर्माण में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, ठीक है। उसके लिए काउंसिल बनाया जाएगा, उनमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को भी शामिल किया जाए, ताकि भारतीयों को जो डिमांड थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, जो नेशनल मूवमेंट, जिसमें भारतीय समय समय पर मांग करते थे, उन मांगों को भी शामिल करने के लिए क्या किया गया, कहा गया कि नहीं, अब भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाए, इनकी भी बातों को रखा जाए। जैसा कि आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं कि कैसे उदारवादी दल, कांग्रेस की स्थापना के बाद उदारवादी दल, उग्रवादी दल, अलग अलग जो फेजेज में जो आंदोलन हुआ और जो डिमांड किया जाता था, उन चीजों को ब्रिटिश की जो सरकार थी कुछ चीजों को मानती भी थी और कुछ चीजों को नहीं भी मानती थी। दूसरा जो है कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम लाया, इसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय और प्रांतीय ये जो विधान परिषद थे, उनमें गैर सरकारी यानी ब्रिटिश सरकार के जो मेंबर थे उनसे अलग, यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से यहां भी समझिए कि भारतीयों को, यानी यहां भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, ताकि उनकी जो डिमांड है उन पर भी कुछ बात किया जाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंग्रेज चूंकि बहुत चालाक थे और समय समय पर वो लॉलीपॉप दिया करते थे, ताकि उनका जो विद्रोह है, उनका जो असंतोष है, वो कंट्रोल रहे, है ना। और तीसरा जो सबसे आप महत्वपूर्ण देख पा रहे हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आएगा 1909 में भारत परिषद अधिनियम के तहत। और यह जो है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन का बीजारोपण यही हो जाएगा। कहां? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। अब देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम को थोड़ा सा आप डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए। एक तो प्रोविजन किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे उनमें संख्या बढ़ाया जाएगा। इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव, जैसा कि हमने बताया, पहले से ही थे। और दूसरी बात एक और यहां समझिए कि जो मार्ले और मिंटो ये दो लोग हैं, है ना। जो मार्ले हैं, जो पहले नाम है, वो क्या है, इंग्लैंड में एक तरह से भारत सचिव हुआ करते थे। जो मार्ले थे वो क्या थे, मार्ले जो थे, मार्ले वो भारत सचिव थे। कहां थे? भारत राज्य सचिव, जो कि इंग्लैंड में हुआ करते थे, है ना। और जो मिंटो थे दोस्तों, वो मिंटो क्या थे, एक तरह से वायसराय थे। कहां थे? भारत में। ध्यान दीजिए, दोनों दो लोग हैं, है ना। और मिंटो के प्रति जो मार्ले के प्रति मिंटो एक तरह से उत्तरदायी थे, यानी कि भारत में जो भी चीजें चल रही थी वो मिंटो जो वायसराय थे वो रिपोर्ट करते थे मार्ले को, है ना। अब देखिए जो सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण था अधिनियम में कि पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी सेपरेशन इलेक्शन की बात किया गया दोस्तों, पहली बात। और किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। यहीं पर इन्होंने क्या किया? माचिस लगा दिया, है ना। किस लिए? हिंदू और मुस्लिमों के बीच विभेद विभाजन की नीति अंग्रेजों ने यहां पे बीजारोपण कर दिया, है ना। और क्या कहा कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन होगा। इसका मतलब था कि मुस्लिम जो प्रतिनिधि हैं उनको मुस्लिम जनता ही क्या करेगी? चुनेगी, है ना। और आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सिखों के लिए, है ना, कैसे भारतीय ईसाइयों के लिए, ठीक है, कैसे दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था करेंगे, ताकि भारत के जो लोग हैं वो सब में एक तरह से बंटवारा हो जाए और राष्ट्रीय आंदोलन इनका कमजोर पड़ जाए और हमारा शासन व्यवस्था एक लंबे समय तक चलता रहे दोस्तों, है ना। अब देखिए, अब आगे हम लोग भारत 1919 का भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे। अब इसी बीच चूंकि बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो कि आप आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ेंगे। मैं चूंकि यहां पर आपको राज व्यवस्था पढ़ा रहा हूं और संविधान निर्माण की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के दौर से मैं गुजर रहा हूं, इसीलिए मैं ज्यादा इतिहास की तरफ जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि एक दूसरे से लिंक्ड है। जब तक आप आधुनिक भारत के इतिहास को नहीं समझते हैं तब तक संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को आप नहीं समझ सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहले अगर इसमें आप समझिए कि 20 अगस्त 1917 की बात है, जब ब्रिटिश सरकार ने, है ना, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने घोषणा किया था कि हम भारत में क्रमिक रूप से, यानी धीरे धीरे, एक बार में नहीं, क्रमिक रूप से
शासन सत्ता को भारतीयों को सौंपेंगे और वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। अब देखिए अंग्रेज क्या कहते थे कि चूंकि भारत में एक तरफ मुस्लिम भी हैं, एक तरफ हिंदू भी हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अगर हम भारत की सत्ता को भारतीयों को सौंप देंगे तो ये इनकी सत्ता लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। यही कारण था कि अंग्रेज कहते थे कि हम सभ्य हैं और भारतीय असभ्य हैं, इसलिए हम तुमको तुरंत सत्ता नहीं देंगे दोस्तों, है ना। इसके बाद देखिएगा क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय थे उनकी पहचान की गई और उनका विभाजन किया गया, अलग अलग बाइफर्केशन किया गया, है ना। और उसके लिए क्या किया गया कि विधान बनाना, जो कानून बनाना था इन विषयों पर, उसके लिए क्या हुआ कि कानून बनाने के लिए इनको एक तरह से दिया गया कि प्रांतीय स्तर पे, कि जो प्रांतीय विषय पर कानून बनाने का इन्होंने राइट दिया, अधिकार दिया। लेकिन अंततः देखिएगा ना कि जो ढांचा था, यानी जो स्ट्रक्चर था शासन व्यवस्था का, वो सेंट्रलाइज्ड ही रहा, केंद्रीय ही रहा। यानी उस पर भी देखिएगा अंततः क्या था कि अंग्रेजी गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग पावर थी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए जो प्रांतीय विषय थे इसको भी दो भाग में इन्होंने बांटा। एक था हस्तांतरित विषय, ट्रांसफरेबल कहिए एक तरह से, और दूसरा था आरक्षित रिजर्व विषय, है ना। अब जो हस्तांतरित विषय थे इन पर किसका कंट्रोल था? गवर्नर का कंट्रोल, यानी जो आप वायसराय कह रहे हैं ना। और किसके सहायता से? प्रांतों में ध्यान रखिएगा, प्रांतों में किसके सहायता से? मंत्रियों की सहायता से। जैसा कि आपको मैं बताऊंगा कि कैसे प्रांतों में जब 1933 के बाद में देखिएगा 1937 में जब चुनाव होंगे तो 1937 से लेकर 39 तक लगभग 28 माह तक प्रांतों में सरकार रहेगी भारतीयों की, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार थी, है ना। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरा विश्व युद्ध जब आरंभ हो जाएगा और भारतीय क्या मांग करेंगे कि नहीं, हमको जब तक आप सत्ता नहीं देंगे तब तक हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी, जितने जो प्रांतीय सरकार थी, सबने क्या कर दिया था? अपना समर्थन वापस ले लिया था, सरकार गिर गई थी। खैर अब चलिए यहां पर जो आरक्षित विषय थे, यहां भी एक तरह से गवर्नर जनरल यानी वायसराय का ही कंट्रोल था, लेकिन यहां पे कार्यपालिका की सहायता से ये शासन करते थे। और इसीलिए कहा गया कि प्रांतों में दोहरी सरकार है ना। इसी को क्या कहा गया? द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में, है ना। चलिए अब केंद्र में भी द्विसदनीय व्यवस्था। इसके आगे क्या है कि जो सेंटर में था एक, इसमें दो सदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना किया गया। जैसे कि आप समझ सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा, है ना। और इसमें क्या देखिएगा कि जो सांप्रदायिक आधार जो था इसको और विस्तार दिया गया, है ना। विस्तार क्या दिया गया कि इसमें निर्वाचन का विस्तार दिया गया, जिसमें सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, है ना, आंग्ल भारतीयों को, इनको भी एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई, यानी कि इनके लिए भी अलग अलग। देखिए यहां पर कितना फूट डालो एंड राज करो की नीति का आपको सामने दिखेगा, है ना। इसके बाद देखिएगा कि लोकसभा आयोग का गठन किया जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और देखिएगा आगे चल के 1926 में एक ली आयोग बनेगा, है ना दोस्तों। और ली आयोग के अनुशंसा पे, ली आयोग के अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी, है ना। चलिए इसके बाद की कहानी क्या होती है जरा आपको मैं बताऊं कि 1919 में जब ये कानून आएगा, इसके बाद उसमें यह भी प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश की जो सरकार है वो प्रत्येक 10 वर्षों पर समीक्षा करेगी। यानी कि 1919 में जब कानून बना, लागू हुआ 1921 में, और इसी बीच इनको आना चाहिए था 1929 में। लेकिन इसी बीच क्या होगा खेला, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार बदलने वाली थी और उनको एहसास था कि हम दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। इसीलिए 2 साल पहले ही 1927 में ही इन्होंने क्या किया, 1927 में ही इन्होंने साइमन आयोग का गठन कर दिया दोस्तों। और साइमन आयोग का जब गठन किया तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आएगा। और जब साइमन कमीशन भारत आएगा दोस्तों, तो इसमें टोटल जो है वो 7 सदस्य रहेंगे
और 7 सदस्य में 7 क्या थे? अंग्रेज थे, गोरे लोग थे। भारतीयों का मूड खराब हो गया। क्यों? क्योंकि भारत की शासन व्यवस्था की समीक्षा की बात की गई थी और इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए मूड क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा भारतीयों का। और जब मूड खराब हो जाएगा भारतीयों का, जनता का और नेताओं का, इसके बाद क्या होगा? विरोध होने लगेगा। साइमन कमीशन, गो बैक, ये सब इतिहास में आपको पढ़ना है ना। मैं लिंक कर रहा हूं, क्रमिक रूप से कड़ी को जोड़ रहा हूं, आपको दिमाग में घुसाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त, है ना। इसके बाद जब विरोध होगा, लाला लाजपत राय एंड कंपनी विरोध करेंगे, उनको लाठी भी चलेगी, बेचारे मर भी जाएंगे, है ना। और जब विरोध होने लगेगा जबरदस्त, तो भारत राज सचिव उस समय हैं जिनका नाम है लॉर्ड बर्किनहेड। ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, है ना। क्या नाम है उनका? लॉर्ड बर्किनहेड। उसने चैलेंज दिया भारतीयों को। कहा, लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि अगर तुम लोगों में, यानी भारतीय नेताओं को चुनौती दिया कि कहा कि अगर तुम लोगों में क्षमता है तो तुम लोग एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ, है ना, जिसमें कि सभी भारतीय जाति, धर्म, सभी लोगों का समर्थन हो। उनको पता था भारतीयों की कमजोरी कि भारत के लोग तो बटे हुए हैं, भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी है, खुद में अपने लोग लड़ते हैं। इसीलिए अब देखिए ध्यान से, जैसे ही लॉर्ड बर्किनहेड ने चुनौती दिया, जवाहरलाल नेहरू जी के पापा जी, जिनका नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू जी, है ना। अब मोतीलाल नेहरू जो हैं आ गए आवेश में, आओ न ताव देखा, और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट जारी कर दिया, बना दिया, लो संविधान बना दिए, है ना। अब एक बात और यहां समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई, है ना। ये पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए, है ना। और एक बात और आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, कि जब इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन नहीं होना चाहिए, अब मूड खराब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना का, है ना। और जिन्ना ने उसके विरोध में, किसके प्रति उत्तर में? नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग कर दिया, है ना, और कहा कि नहीं, 1/3 सीट हम लोग को रिजर्व करो मुसलमानों को, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान किए गए। अब क्या होना था? अब देखिए ध्यान से दोस्तों, बात बिगड़ते चली गई और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, है ना, लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में, है ना। अब देखिएगा क्या हुआ दोस्तों, कि साइमन कमीशन सभी बातों को समझा, परखा और चला गया लंदन, है ना। और लंदन जाकर के 1930 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष अपनी रिपोर्ट को क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया कि लीजिए भाई, यही स्थिति है भारत में, है ना। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने लंदन में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, इस बीच में भारतीय इतिहास में बहुत सारी चीजें कड़ी जुड़ी हुई हैं। लॉर्ड इरविन समझौता होगा, है ना, कई सारी चीजें होंगी जिसको आपको भारतीय इतिहास में पढ़ना है ना। मैं यहां संवैधानिक विकास की बात कर रहा हूं, मैं आपको कड़ी दे रहा हूं, लिंक दे रहा हूं, है ना। चलिए समझिए, इसके बाद उस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए क्या होगा? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाएंगे, है ना। 3 गो राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जिसको कहेंगे, है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाएंगे। पहला में तो कांग्रेस नहीं जाएगी, है ना। दूसरा में गांधी बाबा जाएंगे, खाली लौट के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां 1932 में क्या हुआ? दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली, कम्युनल अवार्ड के घोषित कर दिया जाएगा। गांधी जी का मूड खराब हो जाएगा, कहेंगे कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, चल दिए, आ गए, है ना। इसके बाद देखिएगा क्या किया ब्रिटिश की सरकार ने? भारत सरकार अधिनियम 1935 पेश कर दिया, है ना, कि लीजिए, पूरा रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद। और अब देखिए ध्यान से, इसका क्या महत्व है दोस्तों। भारतीय संविधान में ध्यान दीजिएगा कि जो निर्माण हुआ है ना, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है ना, इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। कैसे? क्योंकि सबसे लंबा विस्तृत एक दस्तावेज था ब्रिटिश सर्च के लिए। इनमें देखिएगा लगभग धाराएं 321 और अनुसूचियां 10 प्रस्तुत की गई थी, है ना। और आगे चल के देखिएगा बहुत सारी लगभग 2/3 चीजों को, है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर संशोधन करके और भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें किए गए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई।
अंग्रेजों ने कहा कि भारत को क्या करेंगे, भारत को पूरा को मिला करके, क्योंकि भारत में लगभग 562 रियासतें थी, है ना, और बहुत अंग्रेज लोग कभी भारत को एक समझते ही नहीं है, जैसे यूरोप में नहीं देखते हैं, छोटा छोटा एक देश है, उनका एक देश का एरिया इतना है कि एगो ट्रेन भी नहीं वहां पे खड़ा हो पाएगा, समझ रहे हैं। तो भारत को क्या कहते हैं, भारत को कहते नहीं, भारत एक देश नहीं है बल्कि बहुत सारे देशों का एक समूह है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि अखिल भारतीय संघ की हम स्थापना करेंगे, और इसके लिए इन्होंने 3 सूचियां, 3 लिस्ट जारी किए, एक तरह से इसमें प्रोविजन किए, और प्रांतों में दोहरा शासन को समाप्त कर दिया इन्होंने, है ना, और उसकी जगह पर क्या किया, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, है ना। और एक बात और है कि 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। आगे चल के यही जो है भारत में आजादी के बाद देखिएगा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब बनेगा, है ना। 1937 का जो संघीय न्यायालय की स्थापना की बात है। और इसके अलावा और देखिएगा कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग हो गया, या फिर राज्यों की लोक सेवा आयोग, और 2 से 2 अधिक राज्यों की जो लोक सेवा आयोग होती है जिनको आप संयुक्त सेवा आयोग कहते हैं, इन सब का प्रावधान किया गया। मैं मोटी मोटी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं ताकि आपका भेजा में बढ़िया से घुस जाए, क्योंकि देख रहे हैं ना यहां 321 धारा है, अगर एक एक धारा में पढ़ाने लगूंगा 321 दिन हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आपको मैं मूल बात समझा रहा हूं। चलिए अब आइए, अब आगे क्या होगा दोस्तों, इसी बीच देखिए खेला क्या हो रहा है कि हो जाएगा दूसरा विश्व युद्ध शुरू, है ना। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, है ना। अब जो दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू है कब से होगा, 1939 से लेकर और 1945 तक चलेगा। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, अंग्रेज ने कहा कि हमारा समर्थन करो भारतीय नेताओं से और भारत से। भारतीय लोग कहे कि अरे क्यों हम समर्थन करें आपका, है ना। तब उन्होंने क्या किया, लॉलीपॉप दिखाने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रपोजल किया कि अरे भाई समर्थन करो, आजादी के बाद जो है ना, मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाएगा इसके बाद हम आपकी बातों पर विचार करेंगे, यानी आजादी देने के लिए, है ना, संविधान निर्माण के लिए। लेकिन यहां के नेताओं ने इसका खंडन कर दिया, विरोध कर दिया, ना कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा, और इनमें भी वही बात लिखा जाएगा, फिर से लोग समझाने की कोशिश करेंगे ब्रिटिशर्स, है ना, किनको, भारतीय नेताओं को। अब यहां पर भी असफल, दोनों जब असफल हो जाएगा तब देखिए क्या हुआ, क्योंकि देखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हार हो जाएगी और ब्रिटेन कमजोर हो जाएगा। और एक बात और यहां समझ लीजिए आप कि भारत को जो आजादी मिला वो कैसे, इसके पीछे कारण था कि ब्रिटेन जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इतना कमजोर हो गया था कि अब उसके पास ये पावर नहीं था कि दुनिया के उपनिवेशों को कंट्रोल करके रख पाए। यही कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिएगा जितने भी उसके उपनिवेश थे वो धीरे धीरे आजाद होने लगेंगे, चाहे वो एशिया के बहुत सारे देश हों, अफ्रीका के देश हों, लैटिन अमेरिकी देश हों, अलग अलग, है ना। ये ध्यान रखिएगा ध्यान से, यानी बाघ क्या है, ब्रिटेन कमजोर हो गया था, बिना नख दत्त का हो गया है ना। अब देखिए क्या होगा, ब्रिटेन क्या करेगा, 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजेगा, है ना। और कैबिनेट मिशन जब आएगा भारत में तब वो एक अनुशंसा करेगा कि ये काम करो भाई, तुम लोग क्या करो, संविधान सभा का निर्माण करो, है ना, और जो है भारत को आजादी दिया जाएगा। और इसके पहले आप आजादी से पहले एक संविधान बनाओ ताकि हम ये तो जान लें कि तुम्हारे जितने लोग हैं सभी लोग उस संविधान से सहमत हैं, है ना। अब चलिए कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर भारत में क्या होगा, संविधान सभा का निर्माण होगा मेरे दोस्त। अब यहां पर अब समझिए बात को यहां ध्यान से, है ना। कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा। और जब संविधान सभा का गठन होगा तो एक बात और यहां पर देखिए, टोटल जो मेंबर अनुशंसित इसके द्वारा जो अनुशंसित किए गए, उन्होंने कहा कि 389 मेंबर होंगे। और ये जो 389 जो मेंबर हैं ये जो हैं दोस्तों, एक तो प्रांत था, प्रांत का मतलब जो ब्रिटिश के जो प्रांत थे, जो जीते हुए प्रदेश थे, है ना, वहां से देखिए 296 लोग, है ना, और 93 लोग देसी रियासत थे, है ना, जो देसी रजवाड़े थे, जो कि अंग्रेजों के एक तरह से गुलाम कह लीजिए आप, है ना, अंग्रेजों के उनके अंग्रेज के समर्थन से वो अपने यहां
एक तरह से राजतंत्र व्यवस्था चला रहे थे। ठीक है, तो 389 सदस्यों का चुनाव होगा। और ध्यान रखिएगा, प्रांतों में जो चुनाव हुए थे, है ना, 1935 के एक्ट के तहत 1937 में, उन्हीं के मेंबर को एज जो है 388 में रखा जाएगा, यानी प्रांत में 296 में, और 93 मेंबर कहां से जाने हैं, देसी राजवाड़े से, है ना। और इनसे मिलकर के क्या बनेगा, एक संविधान सभा बनेगा। और एक बात और यहां ध्यान रखिएगा, जब चुनाव होगा तो कांग्रेस को यहां पर जो है कितना, 200, एक तरह से 8 सदस्य इसमें से, यानी 296 में 208 जीत हो जाएगी, और 73 मुस्लिम लीग का यहां पर स्थिति कमजोर हो जाएगा। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, जिन्ना के नेतृत्व में विरोध करना शुरू कर देगा कि नहीं, हमको अलग देश चाहिए, अलग हमारा संविधान सभा चाहिए, है ना। और मैटर और बढ़ जाएगा। अब यहां समझिए कि जो पहली बैठक होगी वो जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक होगी। कहां, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, जो पुराना आप देख पा रहे होंगे संसद भवन, है ना। और 9 दिसंबर 1946 को जो सबसे बिहार के एक बुजुर्ग नेता हैं जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया जाएगा। और 2 दिन के बाद जो 11 दिसंबर, है ना, 11 दिसंबर 1946 है, उस दिन क्या किया जाएगा कि राजेंद्र बाबू को एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, है ना। और इसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद 2 दिन के बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को देखिए क्या होगा, बता रहा हूं एक एक करके, है ना, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यानी 13 दिसंबर, है ना, 1946 को क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है समझ लीजिए जरा, यहीं पर इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब देखिए क्या हो गया कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में कि संविधान का हमारा क्या दर्शन होना चाहिए, यानी संविधान में हम किन किन विशेषताओं को समाहित करेंगे, है ना। अब जब ये प्रस्तुत करेंगे तब इस पे बातचीत होगा संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, और विमर्श के बाद में देखिएगा 22 जनवरी, है ना, 22 जनवरी 1947 को दोस्तों क्या होगा, इस संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया जाएगा, यानी पास कर लिया जाएगा। और पास करने के बाद आगे चल के देखिएगा बहुत सारी अलग अलग समितियां बनेंगी अलग अलग काम करने के लिए, यानी अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रोविजंस करने के लिए, अपना अनुशंसा करने के लिए अलग अलग समितियां बनेंगी, जिनमें बहुत सारी समितियां बनेंगी। 8 मुख्यतः प्रमुख समितियां थी, जिनमें एक समिति है जिसका नाम है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन, इसका नियुक्ति ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी को जो है 29 अगस्त 1947 को बनाया जाएगा। और ये जो है एक बात और यहां ध्यान रखिएगा, एक संविधान सभा के सलाहकार हैं जिनका नाम था BN राव, है ना। और BN राव साहब ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिन पर चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई गई, प्रारूप समिति, और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जिनमें 7 सदस्य टोटल, है ना। इसके अलावा बहुत सारी समितियां बनाई जाएंगी, है ना। और पूरे संविधान का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 1947 जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था, उसी दिन से संविधान लिखना शुरू हो जाएगा, है ना। और संविधान लिखना शुरू हो जाएगा, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर, और कब, 26, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यानी संविधान क्या है, बनकर, संविधान बनकर तैयार हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, उसी दिन जब तैयार हो गया तो उस दिन लगभग 15 अनुच्छेदों को शामिल, मतलब एक तरह से लागू कर दिया गया, जैसे निर्वाचन से संबंधित था, नागरिकता था, मौलिक अधिकार था, है ना, उस दिन लागू कर दिया। यानी पूरी तरह से उस दिन संविधान लागू नहीं किया गया। अब इसके लिए 2 महीना का समय लिया इन्होंने, किसने, संविधान सभा के सदस्यों ने। और कब, 26 जनवरी 1930 को पूरी तरह से संविधान जो है लागू होता है, पूर्ण
संविधान जो है वो क्या हुआ, लागू हुआ। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, है ना, पूर्ण संविधान लागू हुआ, है ना। अब एक बात और यहां पर और समझ लीजिएगा कि ये 2 महीना के लोग क्यों टाइम लिया, 2 महीना क्या कर रहे थे, है ना, मनाली घूमने गए थे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात क्या है कि इसके पीछे चलिए आप इतिहास में। हमने कहा कि 1929 में पंडित नेहरू ने, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, है ना, अंग्रेजों से कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरह, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। अब इसकी इन्होंने क्या की थी, मांग की थी। किसने? पंडित नेहरू ने। और एक बात और इन्होंने पारित किया था कांग्रेस के अधिवेशन में कि हम प्रत्येक 26 जनवरी यानी आने वाले 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में, यादगार के रूप में मनाएंगे। यानी यहां ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 से कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से पूर्ण स्वाधीनता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाती थी। यही कारण है कि इस दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए यानी मेमोरेबल रखने के लिए, है ना, 26 जनवरी को पूरी तरह से संविधान क्या किया, इन्होंने लागू किया। और उस दिन क्या होगा, संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और जब लागू हो जाएगा दोस्तों, तो एक बात और यहां समझ लीजिए कि उसी दिन यानी कि 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू होगा तो उस दिन भारत क्या हो जाएगा, 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होगा, है ना, तो लागू होगा तो उस दिन भारत एक गणतंत्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर आ गया, है ना। विश्व के मानचित्र पर जो है भारत आ जाएगा 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हो गया, एक गणतंत्र हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए, गणतंत्र यानी रिपब्लिकन कंट्री बन गया, रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक कंट्री बन गया। अब समझ लीजिए ध्यान से, रिपब्लिकन का मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, यानी हेड ऑफ जो नेशन होगा, है ना। अब देखिएगा, चूंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, फिर भी हमने ब्रिटेन के चीजों को हूबहू नहीं लिया है, बल्कि अपने देश के अकॉर्डिंग हमने उसमें संशोधन किया है ना। जैसे देखिएगा, 2 तरह के हेड होते हैं हमारे यहां, है ना। एक होता है हेड ऑफ नेशन और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और जो हेड ऑफ नेशन यानी जो राष्ट्र के प्रमुख होंगे, उनको कहा जाएगा राष्ट्रपति, है ना। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बन गए, संविधान लागू कर दिया, तो उनमें हमने घोषित कर दिया कि राष्ट्र का जो हमारा प्रमुख होगा वो होगा निर्वाचित, इलेक्टेड। यानी आप जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रपति को हम लोग भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। कैसे? जैसे हम लोग क्या करते हैं, सांसद को चुनते हैं या विधायक को चुनते हैं, और हमारे सांसद विधायक जाके किसको चुनते हैं, भारत के राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यानी हमारा जो हेड ऑफ नेशन होगा वो ब्रिटेन की तरह क्या राजा महाराजा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, निर्वाचित होगा। और यही कारण है कि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां अभी भी राजा वाला सिस्टम है ना, अभी भी वहां महारानी का कॉन्सेप्ट है, राजा का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति है हेड ऑफ नेशन, है ना। क्योंकि राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं, है ना, और हमने डेमोक्रेसी को तो अडॉप्ट किया ही, अपनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी लोकतंत्र भी है, डेमोक्रेसी भी है और गणतंत्र भी है ना। तो इस तरह से हमने दोस्तों आपको भारतीय संविधान निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया थी, 1773 से कैसे शुरुआत हुआ यात्रा और 1950 में कैसे जाके समाप्त हो गया, हमने पूरी तरह से समझाने की आपको कोशिश किया है। और अंतिम में एक जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर कहिएगा कि जरा इस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए, है ना। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है लालपुर रांची में है, आप संपर्क कर सकते हैं। और बहुत जल्द ही हमारा 11 जेपीएससी का क्लास
आरंभ हो रहा है अलग अलग विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा। तो आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।